नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के पाठ नंबर 2 में। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला पाठ देख लिया होगा और वो आपको याद भी हो गया होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज हम बात करेंगे शब्द युगम शब्द युगम के पाठ नंबर 2 में। यहाँ भी हम कल की तरह ही आसानी से याद कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले शब्द युगम से। ये देखो, एक ये पहला शब्द युग्म है। एक तो है कोड़ी, एक है कौड़ी। तो जो अब पतला कर लेते हैं। जो कोड़ी है इसका अर्थ होता है जी बीसी। आपने सुना होगा 20 वस्तुओं का समूह है एक कोड़ी। ये दो कोड़ी, 25सी, 10सी पुराने समय में चलती थी। वैसे ही पुराने समय में बीसी, ये बीसी चलती थी और उस बीसी को कोड़ी कहते थे। एक होती है कौड़ी। कौड़ी होती है घोंगा। घोंगा मतलब शंख वर्ग का एक कीड़ा। शंख वर्ग का एक क्या कीड़ा। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, एक ये है कोर और एक है कौर। जो कोर होती है इसका अर्थ होता है जी किनारा। क्या होता है इसका अर्थ? किनारा। और ये जो कौर है इसका अर्थ होता है जी निवाला। क्या होता है? निवाला। अब देखो, माँ अपने बच्चे को कम से कम दो निवाले तो खिलाएगी ही। कम से कम कितने निवाले खिलाएगी? दो निवाले। ऐसे करके याद कर लेंगे कि जिसमें दो मात्रा है, जिसमें दो मात्रा है, ये देखो दो मात्रा, वो तो है निवाला। और जो एक मात्रा है वो है किनारा। एक मात्रा वो है क्या? किनारा। और जिसमें दो मात्रा है वो है क्या? निवाला। निवाला या ग्रास जो खिलाती है नहीं माँ बच्चे को, उसको कहते हैं निवाला। एक है जी कोश। इस कोश का अर्थ होता है जी शब्द संग्रह। शब्द संग्रह, डिक्शनरी बोलते हैं ना वो। डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। हाँ जी, वही डिक्शनरी, शब्दकोश होता है ना। हम देखते हैं किसी शब्द को देखना होता है, डिक्शनरी निकालते हैं और देख लेते हैं उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, उसका विशेषण क्या है, ऐसे करके। वही कोश। और एक होता है ये कोश। इस कोश का अर्थ होता है जी खजाना। क्या होता है? खजाना। अब इसको याद कैसे करें? ये देखो, इसमें ये स है और शब्द में भी ये स है, इसलिए इस स से इस स को मैच कर देंगे। ये कोश शब्द संग्रह है और ये कोश क्या है? अब देखो इसको कैसे याद करें। ये मान लीजिए हमारी पोटली है, पोटली, उसमें डाल रहे हैं खजाना। उसमें क्या डाल रहे हैं? खजाना। तो ये देखो, इस सह की शेप नहीं बन रही क्या? इस सह की शेप बन रही है ना। बस याद कर लेंगे ये सह। एक कोश और होता है, ये वाला कोश। कौन सा कोश? ये वाला कोश। इसे ये कौन सा कोश है? दूरी। ये कौन सा कोश है? दूरी। हमारे बूढ़े बुजुर्गों से आज भी पूछेंगे ना कि फलानो गांव कितनी दूर है, तो वह किलोमीटर में कौन बतावे? वह ये बताओगा कि 5 कोस है बेटा, 3 कोस है बेटा, 2 कोस है बेटा। बस वही दूरी है। वो दूरी बताते हैं कोस में, ना कि किलोमीटर में। वो दूरी है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये देखो सह। ये देखो क्या है? सह। और दूरी बताते हैं भाई 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। तो दूरी सड़क की तो होती है। तो सड़क, सड़क। ये सह आ रहा है वो कौन सा है? दूरी का। ये सह आ रहा है वो कौन सा है? शब्द का। इस सह से इसको मैच कर देंगे। और ये कोस, ये हमारी पोटली, इसमें खजाना डाल रहे हैं तो सह की शेप बन जाती है इस वाले सह की। याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कर लोगे। ये देखो कटक। एक तो है कटक, इसका अर्थ होता है सेना। क्या होता है? सेना या फौज। और कंटक, कंटक का अर्थ होता है जी कांटा। क्या होता है? कांटा। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में। तो एक जगह का नाम भी हो गया कटक। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी? फौज। आजाद हिंद फौज का संचालन किया था ना सुभाष चंद्र बोस ने। तो इससे याद कर लेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। और उन्होंने क्या बनाई थी? फौज बनाई थी, सेना बनाई थी। और बच गया कंटक। तो कंटक का अर्थ होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। याद हो रहा है? मजा आ रहा है? हाँ। अब देखिए, एक है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। और एक है कृतघ्न।
उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न। उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न। इसको ध्यान रखिएगा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द एक टॉपिक लगता है हिंदी में, उसमें भी बार बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। अब देखिए, एक होता है कास, एक होता है कास। इस कास का अर्थ होता है जी खांसी। क्या होता है? खांसी। और इस कास का अर्थ होता है शायद। काश अगर ऐसा होता कि दो दिल होते सीने, वही वही वाला काश है। शायद ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, हाँ वही वाला काश है। और इस काश का एक और अर्थ होता है घास विशेष। जब ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तब शायद नहीं दिया था उसने, क्या दिया था? घास दिया था। तो ध्यान रखना, इस घास का अर्थ क्या होता है? घास होता है। याद कैसे करोगे? इसमें ये सह आ रहा है और इसमें भी ये सह आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों को मैच कर जाओगे। और इस घास का अर्थ होता है जी खांसी। इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक होता है जी कुट। इस कुट का अर्थ होता है जी घर। और एक होता है कूट। कूट इसका अर्थ होता है पर्वत या पहाड़ की चोटी। पर्वत या पहाड़ की चोटी। याद कैसे करेंगे? इसमें ऊ की छोटी मात्रा है, इसमें ऊ की बड़ी मात्रा है। तो देखो, घर होता है छोटा, और जो पर्वत या पहाड़ होता है वो होता है बहुत बड़ा, और उसकी चोटी भी क्या होती है? बहुत बड़ी। इसको ऐसे याद कर जाएंगे कि छोटी मात्रा है तो वो घर है, क्योंकि घर छोटा सा होता है। और जो पर्वत है उसमें बड़ी मात्रा है, क्योंकि पर्वत की चोटी तो बहुत बड़ी होती है। ऐसे हम याद कर जाएंगे। एक होती है छती, एक छिती। छती का अर्थ होता है हानि। छती का अर्थ क्या होता है? हानि। आपने नाम सुना होगा क्षति पूर्ति। क्षति पूर्ति। कोरोना काल में जो बच्चों को पढ़ाई में जो हानि हुई, छोटे बच्चों में, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने वर्क बुक लगा दी। तो क्षतिपूर्ति शब्द आ जाए, इसका मतलब क्षति का अर्थ होता है हानि। जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कार्य। याद कर लोगे, क्षति का अर्थ क्या होता है? हानि। और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षिति का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, कर लोगे। ये देखो, क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है जी माफी। क्या होता है? माफी। एक होता है जी अक्षमा। इसका अर्थ होता है पृथ्वी। ये अक्ष है ना, ये पूरा है, और ये है आधा। अब इसको याद कैसे करें? देखिए, माफी मांगने वाला और माफ करने वाला दोनों ही क्या होते हैं? बड़े। दोनों ही क्या होते हैं? बड़े। ऐसे हम याद कर जाएंगे कि जो बड़ा अक्षय है वो तो है माफी वाला, और जो छोटा है यानी आधा है वो है पृथ्वी वाला। याद हो जाएगा? ठीक है। अब देखो, अगला है गण, और एक है गण्य। गण का अर्थ होता है जी समूह। क्या होता है? समूह है। और गण्य का अर्थ होता है गणना करने वाला। क्या करने वाला? सॉरी, गणना करने योग्य। गण का अर्थ होता है समूह है, और गण्य का अर्थ होता है गणना करने योग्य। आपने सुना होगा देवता गण, अर्थात देवताओं का समूह है। क्या? देवता गण देवताओं का समूह है। याद हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अगला देखो, एक है ग्रंथि, एक ये ग्रंथि है, और एक है ग्रंथ। ग्रंथ हम जानते हैं, कालिदास ने फलां ग्रंथ लिखा, भवभूति ने फलां ग्रंथ लिखा, तो वो ग्रंथ यानी पुस्तक। अब देखो, इसमें तो बड़ी मात्रा आ रही है, इसमें आ रही है छोटी। तो छोटी मात्रा वाला है ना, वो है गांठ। याद कैसे करेंगे? गांठ हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। अगर गांठ बड़ी हो जाएगी तो कैंसर बन जाएगी। गांठ कैसी होनी चाहिए? गांठ कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो याद कर लेंगे, छोटी मात्रा जिसमें लगी है वो है गांठ। हो जाएगा याद? हाँ। अब देखो, बड़ी मात्रा। इस पुस्तक को पढ़ने वाला यानी ग्रंथ को पढ़ने वाला कौन होता है? ग्रंथी। कौन होता है?
ग्रंथि। गुरुद्वारे में आपने देखा होगा को कि गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है और उसको पढ़ने वाला है ना ग्रंथी कहलाता है। सिख धर्म में ग्रंथी का मान बहुत ज्यादा है, इसका मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो ये इसलिए मान सम्मान होगा वो बड़े होंगे, तो इसमें बड़ी मात्रा आएगी। ग्रंथी गांठ वाली में छोटी आएगी, गांठ छोटी होनी चाहिए। और ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। वही। एक है ग्रह, एक है गृह है। ये देखो जो ग्रह है इसका अर्थ होता है नक्षत्र। क्या होता है इसका अर्थ? नक्षत्र। और गृह है, गृह का अर्थ क्या होता है? घर। गृह का अर्थ क्या होता है? घर। अब देखो इसको याद कैसे करें। हमारे जो दरवाजे हैं ना वो ऐसे ऐसे इस शेप में होते हैं, इसी शेप में होते हैं। तो याद कर लेंगे हमारे घरों के दरवाजे इस शेप में होते हैं, इस शेप में ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये जो री लगा है ना ये तो अपने वाला घर है, और ये ग्रह नक्षत्र, तारे नक्षत्र सुने होंगे आपने कोई। एक है जी गुरु, एक है गुरु, और एक है गुरु। ये गुरु तो वो है लघु का विलोम शब्द, लघु गुरु वो वाला, यानी दीर्घ भारी वो वाला। ये गुरु है जी शिक्षक। और ये है गुरु, गुर यानी तरीका, उपाय, कायदा। जैसे जो पतले खिलाड़ी भी है ना वो भी कुश्ती आसानी से लड़ लेते हैं और जीत भी जाते हैं, और बहुत तकड़े तकड़े पहलवान ऐसा नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि जो पतले हैं उनके पास गुर होता है, एक विशेष प्रकार का तरीका होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का तरीका। तो गुर, गुर किसे कहते हैं? तरीके को कहते हैं, कायदा, तरीका या उपाय। ये गुरु शिक्षक, और ये गुरु लघु का विलोम शब्द वो दीर्घ, याद कर लेना। अब देखो ये है जी चतुष्पद, ये है चतुष्पथ। चतु का अर्थ होता है चार, और पद का अर्थ होता है पैर, यानी चार पैरों वाला। क्या होता है? चौपाया, या चार पैरों वाला चौपाया, बस। चतु का अर्थ है जी चार, और पथ का अर्थ है रास्ता। जहां चार रास्ते होंगे वो क्या होगा? चौराहा, याद हो जाएगा। एक है जी चिर, और एक है चीर। एक है जी चिर, एक है चीर। इस चिर का अर्थ होता है जी पुराना या दीर्घ काल। दीर्घ काल लंबे समय से, तो पुराना ही हो गया। दीर्घ का अर्थ बड़ा यानी लंबा, और काल का अर्थ समय, लंबे समय से, और पुराना। इस चिर का अर्थ क्या होगा? पुराना। चीर, चीर का अस्त्र अर्थ क्या होगा? वस्त्र। चीर का अर्थ क्या होगा? वस्त्र। अब इसको याद कैसे करें कि चीर, द्रौपदी का क्या हुआ था? चीर हरण हुआ था। क्या हुआ था? चीर हरण। और जो साड़ी थी वो लंबी नहीं थी क्या? लंबी थी अर्थात बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। ऐसे ऐसे ही याद कर लेंगे कि जो बड़ी मात्रा है वो है वस्त्र। वो क्या है? वस्त्र। यानी साड़ी वस्त्र ही तो होता है, जो बड़ी मात्रा है वो हो जाएगा वस्त्र, और जो छोटी मात्रा है वो पुराना हो जाएगा। याद है? आराम से हो जाएगा। हाँ, तो याद करो इसको। चिर पुराना, चीर वस्त्र। चिर पुराना, चीर वस्त्र। याद करो। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलो। चिर पुराना, चीर वस्त्र। चिर पुराना, चीर वस्त्र। ये देखो ये है जी चरित्र। और चरित्र का अर्थ आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, आचरण। सारे जानते हो चरित्र का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? आचरण। एक होता है जी चरित्रा, और इस चरित्रा का अर्थ होता है जी इमली का पेड़। क्या? इमली का पेड़। इमली का पेड़ कैसा होता है? खट्टा, खट्टा मीठा। तो याद रखना कि कुछ लोगों का चरित्र है ना वो खट्टा मीठा होता है, कुछ लोगों का चरित्र चरित्रा जैसा होता है, कुछ लोगों का चरित्र चरित्रा जैसा होता है, यानी इमली के पेड़ जैसा होता है। याद कर लोगे? कर लोगे? ये देखो चरम, और ये चरम, देखते ही पहचान जाओगे। इस चरम का अर्थ होता है जी चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा। और इस चरम का अर्थ होता है जी अंतिम या शीर्ष पर।
कहते हैं ना रोमांच मैच के अंदर कि रोमांच चरम पर है, यानी रोमांच शीर्ष पर है, ऊंचा ही ऊंचा है। ये देखो, जब कभी आपका काम पड़ा हो चर्म रोग के डॉक्टर के पास जाने का, तो हॉस्पिटल या पर्ची पे यही लिखा होगा, चर्म रोग। क्या लिखा होगा? चर्म रोग। ये वाला लिखा होगा, ना कि ये कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको। ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। एक होता है जी जठर, और एक होता है जरठ। जठर का अर्थ होता है जी पेड़। क्या होता है? पेड़। और जरठ का अर्थ होता है जी बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। जठर, पेट, जरठ, बूढ़ा। आपने नाम सुना होगा जठराग्नि। जठराग्नि। जठराग्नि कहते हैं पेट की अग्नि को। क्या किसे कहते हैं? पेट की अग्नि को। एक बड़वाग्नि। तो बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की अग्नि को। किसको कहते हैं? समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि। तो जठर, पेट और जरठ, बूढ़ा। जठर, पेट, जरठ, बूढ़ा। याद कर लोगे? ठीक है। ये देखो, झक। क्या? झक। झक का अर्थ होता है सनक। क्या होता है? सनक। और एक होता है झख। ख की ध्वनि आती है इसमें। इसे कहते हैं मछली। क्या कहते हैं? मछली। अब देखो, ये याद कैसे करें? इसमें देखो क आ रहा है सनक में। क्या आ रहा है? क आ रहा है। और इसमें भी आ रहा है क, सनक। इस क के साथ इस क को मैच कर लेंगे, फिर ये आगे याद हो जाएगा, सनक धुन चमकदार, सनक धुन चमकदार, सनक धुन चमकदार। झक का क्या अर्थ होता है? सनक धुन चमकदार। ये एक याद हो जाएगा ना, तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। फिर दूसरा, इसको याद कैसे करें? है का अर्थ लगा लेना खाने से। ठीक है? खाने से। भाई देखो, समुद्र के आसपास रहने वाले लोग क्या खाते हैं? मछली तो खाते हैं। खाते हैं ना मछली। इस ख का अर्थ लगा लेना खाने से। और खाते क्या है? याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको है ना, जब क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ना ये प्रश्न, देखते ही टिक कर दोगे, मालूम है मुझे। हो सकता है आपको ऐसा लगे भी याद नहीं हो रहे, लेकिन जब इसको देखोगे ना, तो देखते ही सही टिक करोगे, एकदम सही टिक करोगे। अगर रटा हुआ होगा सीधा, तो गलतियों की संभावना रहेगी। रहेगी, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने भी तो की है। वो तो बाद में सुधार हुआ, ऐसे सेट किए तब मुझे आए थे। याद हो गए? इतने याद हो गए, और भी करवा दूंगा आराम से। अब देखो, ये है तर्क, और एक है तक्र। तर्क का अर्थ होता है आंकड़ों के साथ बहस करना, यानी सार्थक बहस करना। इसी नाव है का मारा गस्सा, जुठी आई तो जुठी, साची आई तो साची। वाह वाह, तर्क को नहीं हुआ। बात तो क्यों है? बस सीधो से सीधो फाफ मारनी है। मैंने कहा झूठी। हाँ, वह झूठी को नहीं है। तर्क को है आंकड़ों के साथ तथ्यपूर्ण बात करना। तथ्यों के साथ जब बात की जाती है ना, तो वो तर्क कहलाती है। आगे समझ। हाँ। और एक होती है तक्कर। तक्कर का अर्थ होता है छाछ। क्या होता है? छाछ। छाछ यानी लस्सी। हाँ, वही छाछ। अब याद कैसे करेंगे? टक्कर पी के तर्क करो। टक्कर पी के तर्क करो, यानी छाछ पी के बहस करो। याद रख लोगे इसको, आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो, तरणी। यह है तरणी, इसमें मात्रा है बड़ी। ये तरणी, इसमें छोटी मात्रा है। और ये है तरुणी। इस तरुणी को आप आसानी से याद कर लोगे कि तरुणी का अर्थ होता है युवती। क्या होता है? युवती। लेकिन अब पंगा इसमें आ गया, इसमें तो है बड़ी मात्रा, इसमें है छोटी मात्रा। इसको कैसे याद करें? इसको भी याद करेंगे। कैसे? ये देखो, ये है झील। क्या है ये? झील। और इस झील में चल रही है एक नाव। क्या चल रही है? एक नाव। और इस नाव में बैठा है कौन? आप बैठे हो। कौन बैठे हो? आप। हाँ, आप ही को कह रहा हूं, आप ही बैठे हो। इस नाव में कौन बैठे हो? आप। और देख किसको रहे हो? सूर्य को। किसको देख रहे हो?
किसको देख रहे हो? सूर्य को। अब मुझे ये बताओ कि आप इस सूर्य को देखोगे तो नाव बड़ी दिखाई देगी या सूर्य? कौन बड़ा दिखाई देगा? हाँ बताओ बताओ, कौन बड़ा दिखाई देगा? जाहिर सी बात है, सूर्य दूर है तो हमको छोटा दिखाई देगा, और नाव अपने जस्ट पास में ही है तो बड़ी दिखाई देगी। सूर्य छोटा दिखाई देगा, नाव बड़ी दिखाई देगी। इसलिए याद कर लेंगे हम कि जो छोटा दिखाई दे रहा है, छोटी जिसमें मात्रा है, वो तो है सूर्य। और जो बड़ी दिखाई दे रही है, जो बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, वो क्या है? नौका। जो बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है वो क्या है? नौका। ये तो हो जाएगी नौका, और ये हो जाएगा सूर्य। याद कर लोगे? हाँ, आसानी से याद हो जाएगा दोस्त, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। देखते ही सही टिक करोगे, गलत नहीं करोगे। ये देखो अब, एक है त्वाष्टी और एक है त्वाष्ट्री। एक है त्वाष्टी और एक है त्वाष्ट्री। इसका ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये वाला। ये देखो, एक तो है त्वाष्टी, एक है त्वाष्ट्री। त्वाष्टी का अर्थ होता है जी दुर्गा। क्या होता है? दुर्गा। और त्वाष्ट्री का अर्थ होता है जी चित्रा नक्षत्र। एक नक्षत्र होता है चित्रा नाम का, उसको क्या कहते हैं? त्वाष्ट्री। और एक होता है जी त्वाष्टी। क्या होता है? त्वाष्टी। त्वाष्टी कहते हैं दुर्गा को। इसको कैसे याद करें? अब देखो, इसमें ये जो शेप बन रही है टी के नीचे, टी के नीचे ऐसी बन रही है, बन रही है। इस शेप को, यानी इस शेप को हम अगर ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत? ना गुरुजी को नहीं। ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत? ना गुरुजी को नहीं। तो त्रै बन गया। हाँ जी, बन गया। और ये त्रै, तो इसको देखते ही, इस शेप को देखते ही इस पर टिक कर दोगे, नक्षत्र वाले पे कर दोगे तो याद रह जाएगा। त्वाष्टी तो होता है माँ दुर्गा। क्या? माँ दुर्गा। और त्वाष्ट्री क्या होता है? चित्रा नक्षत्र। याद कर लोगे? ये देखो, तम होता है जी अंधकार। तम होता है अंधकार, और अंधकार को करने वाली होती है तमा, यानी रात्रि। अंधकार को करता कौन है जी? रात्रि। तम अंधकार, तमा रात्रि। तम अंधकार, तमा रात्रि। मेरे साथ बोलो एक दो बार, तम अंधकार, तमा रात्रि। तम अंधकार, तमा रात्रि। याद हो जाएगा? हो जाएगा। ये देखो द्रव, और एक है द्रव्य। एक है द्रव और एक है द्रव्य। द्रव आप जानते हो, द्रव में गुण होता है कि जिस भी चीज में हम डालते हैं, द्रव वैसा ही आकार ले लेता है। और जब उसको नीचे फेंकते हैं तो वो लुढ़कने भी लगता है। ये द्रव का गुण होता है। ये तो वो वाला द्रव है, तरल पदार्थ। वो तरल पदार्थ, पिघला हुआ द्रव, जैसे जल है ना, वो द्रव होता है। और ये है द्रव्य, यानी धन, पदार्थ, वस्तु। किसी भी, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे तो उसे हम द्रव्य कह सकते हैं, लेकिन द्रव केवल और केवल तरल पदार्थ को कहें। समझ में आ गई बात? आ गई। ये देखो जी, एक है दंश, एक ये दंश है, और एक है जी दसन। ये दसन आपके याद रह जाएगा कि दसन का अर्थ होता है जी दांत। दसन का अर्थ क्या होता है? दांत। लेकिन इसमें पंगा है जी, इसको कैसे याद करें? इस दंश का अर्थ होता है जी डंक। इस दंश का अर्थ होता है डंक, और इस दंश का अर्थ होता है चुभन। तो याद करेंगे, इसको भी करेंगे, घबराइए मत। चलो इसको लिख के दिखाता हूं मैं, इसको लिख के दिखाता हूं। ये देखो, इसको मैंने लिखा, तो ये देखो, ये लिखा। इसको इसको भी यहां लिख देता हूं, चुभन। हो गया? अब देखो, इस सै की शेप देखो यहां से, ये गोलाकार है, ये देखो, ये इतनी देखो। और इस सै की भी शेप देखो, ये भी गोलाकार है। तो इस शेप को इससे मैच कर देंगे। ये सै और ये भय, इसकी शेप देखो ऊपर से, इस सै की और भय की शेप एक जैसी है।
तो इसको याद कर लें कि ये वाला दंश है ना ये चुभन है, और ये वाला दंश है ना ये डंक है। बताओ, ऐसी किसी ने बताई है क्या? अब मुझे मालूम है ये मैंने ज्ञान कराने के लिए नहीं बताया आपको, ये मैंने पहचान करने के लिए बताया है सिर्फ। आपको क्या चाहिए? आपको तो ये चाहिए भी एग्जाम में क्वेश्चन अपना ठीक हो जाए, यही चाहिए, चाहे कैसे भी करो। हम कर रहे हैं इसको मजा लेके, इसको देख देख के, बस इतना सा ही फर्क। आप भी आनंद ले, मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा सा, याद रह जाएगा। ये देखो दीन, और ये है दिन। ये है जी दीन, और ये है दिन। दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। दिन का अर्थ होता है जी दिवस। क्या होता है? दिवस, दिन। सोमवार मंगलवार बुधवार, ये दिन ही तो है। हाँ, तो दीन देखो, कालीबंगा सभ्यता में आपने सुना होगा कि दीनहीन बस्ती मिली थी, यानी अमीरों की और गरीबों की बस्तियां अलग अलग थी कालीबंगा सभ्यता में। तो दीन का अर्थ क्या हो गया? गरीब। और दिन का अर्थ क्या हो गया? दिवस। दिन यूं निकल जाता है चुटकी में, थोड़ी सी देर में दिन निकल जाता है 12 घंटे में। लेकिन गरीबी इतनी जल्दी नहीं निकलती, गरीबी होती है बड़ी। इसलिए जो बड़ी मात्रा है वो तो हो जाएगी गरीब के लिए, और जो छोटी मात्रा है ई की वो हो जाएगी दिवस यानी दिन के लिए। कर लोगे? ओके। एक होता है जी दूत, एक है द्युति, और एक है द्यूत। दूत का अर्थ होता है जी संदेशवाहक। क्या होता है? संदेशवाहक। देखो, राम जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान श्री राम ने सोचा कि युद्ध होगा तो जान जाएगी, रक्त बहेगा, ऐसा ना हो। इसलिए उन्होंने अपना एक दूत भेज दिया रावण के पास। किसको भेजा? अंगद को भेजा। किसको भेजा? अंगद को भेजा। तो वो क्या थे? दूत थे, भगवान श्री राम का संदेश लेकर गए थे। इसलिए उसको क्या कहा गया? संदेशवाहक। क्या कहा गया? संदेशवाहक। तो अंगद कौन थे? संदेशवाहक। कौन थे वो? दूत कह सकते हैं उनको। और ये तो वो हो गया। अब ये है द्युति। द्युति का अर्थ होता है जी चमक या आभा। चमक या आभा, ये है द्यूत। इस द्यूत का अर्थ होता है जी जुआ। क्या होता है? जुआ। देखो, शकुनी ने और युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, तो उसे क्या कहा जाता है महाभारत में? द्यूत क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, और द्यूत का अर्थ है जुआ। ये वही वाला द्यूत है। अब ये देखो, द्वीप और द्वीप, द्वीप और द्वीप। अब देखो, इसको मजेदार तरीके से हम करेंगे, एकदम इसो बढ़िया तरीकों करांगा, एन कौन भूलोगा थे। जी सुर हो जाओ थारो, एकदम मजा आ जाएगा। देखो, मैं करवाऊं थाने थोड़ा सा अलग तरीकों। हालांकि थे पहला भी करे होगो और थारे याद भी होगो, लेकिन आज देखो जगह याद नहीं है, नहीं तो वहां बहुत ही बढ़िया, कद्दे भी कौन भूले वह। ठीक है, करते हैं। ये देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बीप, और इसको ऐसे लिखता हूँ, बीप। अब देखो, ये तो वो वाला द्वीप है टापू, यानी ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर क्या हो? जलराशि हो। ये तो वो वाला हो गया। ये देखो, पी का अर्थ होता है जी दो। क्या? दो। और पे का अर्थ होता है पीने से, पीने से। वाह पीण की बात कौन करूं मैं, 2 घूंट पिला दे साथिया, ना ना ना, वाह बात कौन है। अब देखो, द्वि का अर्थ है दो, और पे का अर्थ है पीने से। अब देखो, हाथी है ना, हाथी वो 2 बार पीता है। कैसे? एक बार तो वो सूंड से पानी उठाता है, उठाता है कि नहीं उठाता? उठाता है। और दूसरी बार वो मुंह में डालता है, यानी पहली बार सूंड से पीता है, दूसरी बार वो मुंह से पीता है। इसलिए कितनी बार पानी पिया है उसने? कितनी बार पिया? हाँ हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार पीने के कारण इसको कहते हैं द्वीप।
और द्वीप क्या होता है जी? हाथी। द्वीप क्या होता है? हाथी। और ये द्वीप टापू। आया मजा के? होयो की जी छोरो, आत्मा माई के शांति। हाँ बस ऐसे ही कर लेंगे, हम सबको याद कर लेंगे और परीक्षा में एकदम टिकी करोगे सीधा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पीने की बात आई, यहाँ दारू की बात आई। बस अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये दारू होती है लकड़ी वाली। कौन सी? लकड़ी वाली। और ये दारू होती है शराब, नशे वाली। इसको कैसे याद करें? इसमें देखो ऊ की मात्रा है ना वो बड़ी है, और इसमें ऊ की मात्रा है छोटी। लकड़ी में क्या है? छोटी। और दारू में क्या है? बड़ी। अब किसी भी शराबी को पूछेंगे लकड़ी बड़ी कि दारू, आप पूछ लिया कोई दारू पीनी है, कहते हैं लकड़ी बड़ी कि दारू, तो वो क्या बताओगे? दारू ही बताओगे। क्या बताओगे? दारू बताओगे। मैंने न्यू पूछ लिया कि संसार बड़ो कि दारू, तो ही वो दारू बताओगे। बताओगे कौन बताओ? और बोलो पीना रो है नहीं, जब मैंने न्यू पूछ लेनी का माँ बड़ी की दारू, तो ही वो दारू ही नाम लेगो। हाँ, क्योंकि पीना ने तो नसों नखे की कौन दिखे। मैंने उठती बरियान, सोनती बरियान, बैठती बरियान, सारी दारू ही दारू दिखे। बस ए बात खातर अपन याद रखना चाहिए कि दारू क्यों है बड़ी और लकड़ी क्यों है छोटी। तो जब बड़ी मात्रा है वो तो है शराब, और छोटी मात्रा है वो क्या है? लकड़ी। याद आ जाएगा। अब देखो एक है जी दिवा, दिन, और एक है दीवा। दीवा का अर्थ होता है जी दीपक। ये तो सबको आता होगा, सबको। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जिसको ये आता होगा। ये देखो निशाचर, एक है निशाकर। चर का अर्थ होता है जी चलने वाला, यानी विचरण करने वाला। चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करना। चर का अर्थ क्या है? विचरण करना। विचरण करना यानी चलना। अब देखो, और निशा का अर्थ होता है जी रात। निशा का क्या अर्थ होता है? रात। निशा। बताओ रात में कौन चलता है? रात में एक तो चलता है राक्षस। कौन चलता है? राक्षस। आप तो नहीं चलते रात में। हाँ, रात में कौन चलता है? राक्षस। और कौन चलता है? चोर। भी दिन में करे तो सारे ही देख ले, तो वो चोरी कब करता है? रात को। और कौन विचरण करता है रात में? पक्षी। तो जब भी निशा चर, चर का मतलब हो गया चलना, यानी रात में चलने वाले कौन कौन होते हैं? राक्षस, चोर और पक्षी। राक्षस, चोर और पक्षी। याद रह जाएगा? रह जाएगा। अब देखो निशा, निशा का वही अर्थ रात। और कर, कर का अर्थ है करने वाला। क्या है? करने वाला। अब देखो रात को कर कौन रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा निकल, चांद, चांद को देखते हैं हम कह देते हैं रात हो गई है। सूरज को देखकर कहते हैं क्या रात हो गई है? नहीं, चांद को देखकर ही कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निशाकर। इसको क्या कहते हैं? निशाचर। हो गया? याद होगा कैसे नहीं? पढ़ा कौन रहा है? अब देखो नीरज, एक है नीर। नीर का अर्थ होता है जल। बता चुका हूं पिछले भाग में, नहीं देखा तो देख लेना। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, ये भी बता चुका हूं। तो जल में जन्म कौन लेता है? कमल। जल में जो जन्म कौन लेता है? कमल। नीर का अर्थ फिर जल, और दय का अर्थ देना। तो जल देता कौन है? बादल देता है। तो जो जन्म लेता है जल में वो तो है कमल, और जो जल देता है वो क्या है? बादल। वो क्या है? बादल। एक और देखो यहाँ पे, ये देखो, ये लिखा है निरुज। नीरुज। नी बड़ी, रो बड़ा और जय छोटा, निरुज। इसका अर्थ होता है जी रोग रहित। ये रहिता नहीं है, रहित है। रोग रहित। क्या है ये? रोग रहित। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। निरुज का अर्थ क्या होता है जी? रोग
रहित। ये देखो जी, निशा मुख और निशा मृग, निशा मुख और निशा मृग। अब देखो जी, रात होती है ना, रात, रात, रात से जस्ट पहले होती है गोधुली वेला। गोधुली वेला, शाम का समय होता है ना, शाम का समय, जब छोड़े हुए पशु वापस आते हैं, जब छोड़ी हुई गायें चर के वापस आती हैं, रात होने से जस्ट पहले, तो वो कौन सा होता है? गोधुली वेला। उसके जस्ट बाद क्या हो जाती है? रात हो जाती है। जस्ट बाद क्या हो जाती है? रात हो जाती है। और निशा को क्या कहते हैं? रात। अर्थात वो गोधुली वेला है ना, निशा का मुख है। क्या है? मुख है। यानी वो रात में प्रवेश कर रही है, निशामुख, इसलिए उसको कहा गया है निशामुख। कोई भी चीज हमारे मुख से ही तो प्रवेश करती है, वैसे ही रात है ना, गोधुली वेला से प्रवेश करती है। वेला है ये, वेला, इसलिए उसको कहा गया है गोधुली वेला, निशामुख को। और दूसरा है निशा मृग। देखो, मृग यानी हरिण। हरिण दिन में जंगल में जैसे घूमता है ना, वैसे ही गिद्दड़ रात को जंगल में घूमता है। गिद्दड़ कब घूमता है जंगल में? रात को। देखो, निशा, निशा मानी रात, और मृग, मृग के जैसा, यानी जैसे हिरण होता है वो अपने जंगल में घूमने वाला, वो दिन में घूमता है ना, वैसे ही गिद्दड़ रात को घूमते हैं। गिद्दड़ कब घूमते हैं? रात को। तो निशा मृग किसे कहते हैं? रात को, गिद्दड़ को। में आ गया। और शाखा मृग किसे कहते हैं? शाखा मृग, शाखा मृग कहते हैं बंदर को। किसे कहते हैं? बंदर को। अब देखो, निर्जन, निर्जर और निर्झर। देखो, इसमें है निर्झर, झर है ना, यहाँ भी झर है, तो निर्जर का तो हो जाएगा झरना। निर्जर का क्या हो जाएगा? झरना। ये तो याद हो ही जाएगा। निर्जन, ये देखो निर्जन, ये देखो, निर का अर्थ होता है जी नहीं। निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। और जन मानी लोग, जन मानी लोग, जन मानी लोग। यहाँ जहां लोग नहीं हो, वो क्या जगह होती है? एकांत। भी कई बार आपा कौन कहा कि आपा तो एकांत में बैठ के पढ़ाई करांगा, यानी जिठे कोई न होवे, सुनसान होवे, एकांत जगह होवे, मैंने के कहा आपा निर्जन, जहां लोग नहीं रहते हो, वो होता है निर्जन। और निर्जर, जो कभी बूढ़ा न हो, देवता, बस। ये देखो, निश्चल, निस का अर्थ होता है नहीं। इसका क्या अर्थ होता है? नहीं। और छल का अर्थ छलावा, यानी कपट, यानी बिना कपट के, बिना छल के, बिना कपट के। और इसका अर्थ नहीं, चल का अर्थ चलना, यानी जो नहीं चल सके वो क्या होता है? निश्चल। वो क्या होता है? निश्चल। याद रह जाएगा निश्चल और निश्चल, आराम से याद कर लोगे, आराम से, कोई ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे कठिन टॉपिकों में से एक है ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और आपको अब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आराम से हो गया, ये कैसा कठिन है? तो है भी नहीं वास्तव में, बस हमें लगता है। ये देखो, निष्पंद और निष्पद। पद का अर्थ होता है पैर। क्या होता है जी पद का अर्थ? पैर। निस का अर्थ होता है नहीं, निस का अर्थ होता है नहीं। तो निष्पद का क्या अर्थ हो गया? जिसके पैर नहीं हो, जिसके पैर नहीं हो, जिसके चरण नहीं हो, पैरों को चरण ही तो कहते हैं। और निष्पंद, स्पंदन, स्पंदन कहते हैं गति को। आपने वो जंप देखा होगा, जंप, स्प्रिंग, स्प्रिंग में होता है स्पंदन। क्या होता है? स्पंदन, यानी उसमें गति होती है। क्या होती है उसमें? गति। और निस का अर्थ होता है नहीं, यानी जिसमें गति नहीं हो, जिसमें गति नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निष्पंद, यानी गति ही। क्या कहते हैं उसको? गति ही। ये है नीर। और नीर का अर्थ होता है जी पानी। क्या होता है? पानी। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी, जल। और नीड, ये है नीड। इस नीड का अर्थ होता है जी घोंसला। क्या होता है? घोंसला। ये तो सबको ही आता है, आता है ना, आता है ना।
हाँ आता है, नहीं आता तो याद कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस। पथ, पथ का अर्थ होता है जी रास्ता या मार्ग। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता या मार्ग। और पथ्य का अर्थ होता है जी रोगी के लिए खाने योग्य भोजन। देखो, हर प्रकार का भोजन रोगी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। आपा कचौरी खाया हुआ, आपा पूड़ी खाया हुआ, आपा और बहुत सी मसालेदार चीज खाया हुआ, लेकिन रोगी खा सके? कौन नहीं खा सके? तो रोगी तो और बीमार हो जाएगो। वो भोजन रोगी के लिए क्या है? पथ्य है। के सॉरी, वो जो भोजन है नी, जो रोगी न खा सके, न खा सके नहीं, वो है नेपथ्य। नेपथ्य, जो भोजन रोगी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, वो क्या है? नेपथ्य है। और जो भोजन रोगी खा सकता है, दलियो, खिचड़ी, रोटी, बस नॉर्मल जो डॉक्टर बतावे, वो क्या है? पथ्य है। बस इतना सो याद रखियो। रोगी के लिए खाने योग्य भोजन क्या है? पथ्य है। और जो रोगी के मतलब खाने योग्य नहीं हो, खाने योग्य नहीं, खाने योग्य, यानी वो भोजन जो रोगी के, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, नेपथ्य नहीं होगा, अपथ्य होगा। अपथ्य, अपथ्य क्या होगा? अपथ्य। पथ्य जो रोगी भोजन, जो भोजन रोगी खा सके, और अपथ्य खाने योग्य नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रख। ये देखो परीक्षा, इस परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान, यानी जांच। इम्तिहान यानी जांच। ये जो अपनी परीक्षाएं चल रही हैं वही, आपकी भी परीक्षा होनी है, मेरी भी होनी है, वही परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? इम्तिहान या जांच। अगर ये परीक्षा ढंग से नहीं दी, तैयारी करके नहीं दी, तो हम इस परीक्षा में चले जाएंगे। इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। अगर हमने इस परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं की, तो निश्चित ही हमें कीचड़ में जाना पड़ जाएगा। क्या किस में जाना पड़ जाएगा? कीचड़ में जाना पड़ जाएगा। ऐसे हम याद कर लेंगे। बताओ, कीचड़ के बराबरी तो है फिर, है क्या? तैयारी भी की, जोरदार की, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं की तो कहाँ जाना पड़ेगा? कीचड़ में। ऐसे ही याद कर लेना। यानी अब देखो, जो बड़ी होती है वही तो होती है परीक्षा। परीक्षा हमारे लिए बड़ी तो है, परीक्षा हमारे लिए क्या है? बड़ी है। और जो छोटी है वो कीचड़। बस, हमारे लिए जो परीक्षा बड़ी है, क्या बड़ी है हमारे लिए? परीक्षा। अगर ये परीक्षा सही से नहीं दी, तो इस परीक्षा में जाना पड़ जाएगा। याद कर लोगे? कर लोगे? हाँ ऐसे ही। एक है जी नीरद। हाँ इसकी बात हम कर चुके हैं। अब ये देखो जी, ये भी मजेदार है। पावस का अर्थ होता है जी वर्षा। क्या? वर्षा। पावस का अर्थ होता है जी वर्षा। और पायस का अर्थ होता है खीर। क्या? खीर। हाँ वही खीर, दूध में चावल डालते हैं, खाते हैं, मजे से खाते हैं। हाँ वही खीर। अब देखो, कई यहाँ तो मुंह में पानी आ गयो, खीर को नाम लेता है, बेचारा भूखा है। अब देखो, पावस, पावस का अर्थ है वर्षा, और पायस का अर्थ है खीर। क्या? खीर। याद कैसे करें सर? इसमें वे आ रहा है, और इसमें भी वे आ रहा है। याद हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। इसमें वे आ रहा है, इसमें वे आ रहा है, एकदम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे ही देखोगे, दिखते ही आपको दिखाई दे जाए। प्रीणीत, प्रीणीत का अर्थ होता है जी विवाहित। प्रणीत इसका अर्थ होता है जी रचित या चित्त। और प्रीणत इसका अर्थ होता है जी बदला हुआ। क्या होता है? बदला हुआ। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप मेरे साथ साथ बोलिए। प्रीणीत का अर्थ होता है जी विवाहित। क्या होता है? विवाहित। प्रणीत का अर्थ होता है रचित। और प्रीणत का अर्थ होता है जी बदला हुआ। प्रीणीत, विवाहित, प्रणीत, रचित, प्रीणत, बदला हुआ। कर लोगे? हाँ कर लेना। एक है जी परुष, एक है पुरुष। इस पुरुष का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। और इस पुरुष का अर्थ होता है जी आदमी।
बताओ, आदमी कठोर नहीं होता क्या? कठोर होता है। अरे मर्द को दर्द नहीं होता, वही वाली। आदमी क्या होता है? कठोर होता है। और महिला क्या होती है? कोमल। स्त्री क्या होती है? कोमल। उसमें कोमलता का गुण होता है, जबकि पुरुष में कठोरता का। एकदम ऐसे वज्र जैसे। समझ गए? एक है जी परिच्छद, एक है परिच्छेद। एक है जी परिच्छद, एक है परिच्छेद। परिच्छद होता है वस्त्र ढांकने की वस्तु। वस्त्र ढांकने की वस्तु। हमारे जो पहनने के, ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको हम किसी चीज से ढक देते हैं, उसको कहते हैं परिच्छद। क्या कहते हैं? परिच्छद। और एक होता है जी परिच्छेद। परिच्छेद के अर्थ है विभाग, विभाग, अवधि सीमा और अवतरण। विभाग, अवधि सीमा और अवतरण। अवतरण मतलब उतरना, अवतरण मतलब उतरना, अवतार लेना, वैसे ही है। परिच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा? विभाग, अवधि सीमा और अवतरण। कर लोगे? ये देखो, ये है पशु और एक है पांसु। पशु का अर्थ जानवर, हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पशु का अर्थ होता है जानवर। क्या होता है बेटे? जानवर। और पांसु का अर्थ होता है जी रेत, रज और धूली। रेत, रज और धूली पराई बात चाहिए आपस में। रेत, रेत को ही रज कहते हैं और धूली भी उसको ही कहते हैं। पशु किस में बैठते हैं? रेत में। पशु किस में बैठते हैं? पांसु में। ऐसे याद कर लेना। पशु किस में बैठते हैं? पांसु में। पशु किस में बैठते हैं? पांसु में। हो गया याद? हाँ, ऐसे ही होंगे, सारे ऐसे होंगे। एक है जी प्रथा, एक है प्रथा। इस प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज, यानी परंपरा। सती प्रथा, समाधि प्रथा, वो वाली प्रथाएं, रीतियां, जो कि कुरीतियां हैं असल में। तो वो प्रथा यानी रीति परंपरा, वो तो ये प्रथा है। और ये प्रथा है कुंती। ये प्रथा क्या है? कुंती। ये प्रथा क्या है? कुंती। एक है पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। और एक है पृष्ठ। पृष्ठ अपने रजिस्टर के जो पन्ने होते हैं ना, पेज, हाँ वही। इस इसका मतलब ये है कि पृष्ठ यानी पीठ, और पन्ने पेज जो होते हैं ना, कागज, वही वही वही। और ये है पृष्ठ, इसका अर्थ होता है जी पूछा हुआ। क्या? पूछा हुआ। याद कैसे करोगे? इसमें ठह आ रहा है, इसमें ठह आ रहा है, कर लेना बस। बात है पीठ। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। घर जाके इसको बहुत ही शानदार तरीके से देख लेना और आराम से आप कर जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है इस बात का। ये है पानी। इसका अर्थ होता है जी हाथ। क्या होता है? हाथ। और ये पानी जल। अब देखो, इससे एक शब्द अपन सुनते ही हैं, वीणा पानी। माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वीणा। और पानी, पानी का अर्थ होता है जी हाथ। क्या होता है? हाथ। और वीणा वो वाद्य यंत्र है ही। यानी वीणा किसके हाथ में रहती है? माँ सरस्वती के हाथ में। वीणा किसके हाथ में रहती है? माँ सरस्वती के हाथ में। तो वीणा पानी किसका पर्यायवाची हो गया? माँ सरस्वती का। और यहाँ जो पानी है उसका अर्थ होता है जी हाथ। आपको बहुत आराम से याद रह जाएगा। एक तो है पास और एक है ये पास। इसका अर्थ है जी बंधन और इसका अर्थ है निकट। इस पास का अर्थ है बंधन और इसका अर्थ है निकट। एक तो ये तरीका है कि ये हमें मालूम है, हम कितनी ही बार देखते हैं कि इस पास का अर्थ निकट होता है, तो दूसरे पास का अपने आप बंधन हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम याद करना चाहें तो इसमें देखो, ये स है, इसमें क्या है? ये वाला स है। और इसमें ये ध है, इसमें। तो इसको हम ऐसे याद कर पाएंगे। ये देखो, इसकी शेप और इसकी शेप सेम है, सेम है ना?
तो ये जो पास ये शय दिखाई दे रहा है इसका अर्थ है बंधन, और जो ये शय दिखाई दे रहा है उसका अर्थ है निकट, पास पास। हाँ वही वही। अब देखो ये है पृद, ये है प्रीति। इस पृद का अर्थ होता है जी बाला या बर्छी। क्या? बाला या बर्छी, बाला या बर्छी। इस परिधि का अर्थ होता है सीमा। आपने सुना होगा ये होता है वृत्त। क्या? वृत्त। और ये वृत्त की होती है जी परिधि। क्या होती है? परिधि, यानी वृत्त की सीमा। ये होती है जी वृत्त की सीमा यानी वृत्त की परिधि। और ये होता है परिध, इसका अर्थ होता है जी बाला या बर्छी, बाला या बर्छी। अब ये देखो परवृत्त और परवृत्त, इसमें है हलंत। ये देखो ये हलंत है और ये पूरा है, संपूर्ण है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। ये परवृत्त तो है कौवा और ये परवृत्त है कोयल। इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो कौवा होता है ना वो अधूरा होता है, और कोयल होती है वो पूर्ण होती है। कैसे? कौवे की आवाज बहुत सुंदर नहीं होती, लेकिन कोयल की आवाज बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए सुंदर आवाज देखकर उसको भगवान ने कर दिया पूर्ण। कौवे में रख दी कमी, कौवे में कमी रख दी, कहेंगे आवाज बहुत सुंदर को नहीं, और कोयल ने बहुत सुंदर आवाज देके पूर्ण कर दियो। आगे बात समझ में? यानी जो को पूर्ण है, पूरो है, अलंत नहीं है, वो तो क्या है? परवृत्त कोयल, और जो अलंत है वो क्या है? कौवा। याद रख लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद के साथ साथ थाने आनंद भी आए होगो। मन ने तो लगे थारा याद हो जाएगा। और आगे थोड़ा सा और बच गया, वह बात करांगा अपा अगली क्लास में। तो मन कमेंट करके बताइयो थाने की शौक लाग्यो, तो मैं देखूंगा भाई थारा कमेंट के पॉजिटिव है या कोई सुधार की गुंजाइश है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।